जी हाँ, तो मुख्तार को बांदा टू लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं नीलू और अब 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसके जरिए आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बांदा जेल से लखनऊ लेकर जाया जा रहा है। पहली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे लखनऊ ले जाते वक्त मुख्तार अंसारी के काफिले की है। दूसरी तस्वीर उस एम्बुलेंस की है जिसमें मुख्तार अंसारी है। तीसरी तस्वीर उस वक्त की है जब आज सुबह एम्बुलेंस जेल से निकली थी। चौथी तस्वीर देर रात की बताई जा रही है जब मुख्तार को लाने के लिए एम्बुलेंस जेल पहुंची थी। तो कल रात से ही यह हलचल बांदा जेल में देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि रात के वक्त मुख्तार की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी थी। वहां पर कुछ डॉक्टर्स पहुंचे थे, एम्बुलेंस पहुंचे थे। हालांकि उनके बेटे अब्बास अंसारी ने यह कहा कि देर रात से ही हलचल तेज थी, किसी तरह से लखनऊ देर रात को ही लेकर आने का कार्यक्रम था। आखिर इतना सस्पेंस क्यों बरकरार रखा गया है, कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है। लेकिन आज सुबह एम्बुलेंस से लखनऊ पहुंचाया जा रहा है बांदा जेल से। बताया जा रहा है कि कोर्ट में एक जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसमें पेशी है मुख्तार की। इस पर बातचीत करने के लिए अंकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, सबसे पहले तो ये बताइए मुख्तार का काफिला कहां पर पहुंचा है इस वक्त? जी, मुख्तार का काफिला फतेहपुर जनपद में ही चल रहा है। अगर बात की तो फतेहपुर जनपद के 7 चौकी अभी क्रॉस किया है मुख्तार का काफिला। और यहाँ पर 2 गाड़ियां फतेहपुर जनपद की पुलिस फोर्स के साथ शामिल हुई मुख्तार काफिले में। एक मुख्तार की एम्बुलेंस है और एक बांदा से जो पुलिस कर्मियों की जीप आई थी उस पर भी लगभग 6 से 7 पुलिसकर्मी मौजूद हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद थाना गाजीपुर पड़ेगा। आने वाला लगभग अगर बात किया तो लगभग 6 से 7 किलोमीटर बताया जा रहा है। उसके बाद जो है 7 आना पड़ेगा। 7 आना होते हुए लालगंज, बछरावा, रायबरेली होते हुए लखनऊ कोर्ट मुख्तार अंसारी काफिला पहुंचेगा। मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो क्या अंकित इसको इस तरह से माने कि जहां जहां जिन जिन जिलों से मुख्तार का ये काफिला गुजरेगा उन जगह की पुलिस स्टेशन को अलर्ट किया गया है, जो कि अपनी अपनी सीमा तक छोड़ेगी और फिर आगे की सीमा में जब प्रवेश करेगी तो हर पुलिस स्टेशन को इस बात की ताकीद की गई है कि वो इस गाड़ी के साथ आगे बढ़े। जी बिल्कुल, देखिए रूट रात अगर बात किया तो ये जब कोर्ट का इनके पास बांदा जनपद में मुख्तार को हाजिर करने के लिए पत्र आया, उसके बाद से लगातार मिल रहे थे। और लगभग कहा जाए तो बांदा डीएम और एसपी ने, जेल प्रशासन ने लगातार कहा जाए 10 से 12 घंटे तक इस पे पूरा मंथन किया कि किस रास्ते से मुख्तार जाएगा और कौन कौन लोग होंगे, किस तरह मुख्तार को लखनऊ कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि 2 बार मुख्तार कोर्ट में हाजिर होता है एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ में, जिसके बाद से ये रूट मैप तैयार किया गया है। बांदा के बाद ये फतेहपुर जनपद है और फतेहपुर जनपद से अगर कहा जाए तो लालगंज में ट्रामा होते हुए और जहां भी मुख्तार जमाली जो चौकी या जो थाना वहां से 2 गाड़ियां लगभग 10 से 12 पुलिसकर्मी हैं, वो गाड़ियां शामिल हो रही मुख्तार काफिले में। और जब अगली चौकी या अगला थाना आता है उस पे जो है फिर गाड़ी बदलती है। तो कहीं ना कहीं जो है पूरा रूट मैप बनाया गया। और तो मुख्तार के काफिले के साथ अंकित है और वहां से लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि कहां कहां से होकर मुख्तार की जो ये एम्बुलेंस है वो गुजर रही है, किस तरह से पुलिस की गाड़ियां इस काफिले के साथ है। अंकित, आपसे हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ब्रिजेश भाटी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। एसएन सिंह साहब, जब भी मुख्तार को कहीं से कहीं लेकर आया जाता है तो इतना हंगामा क्यों मचता है? सुरक्षा व्यवस्था देना सरकार की जिम्मेदारी है और हम उसको दे रहे हैं। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा कि ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यहाँ अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और जो भी अपराध करेगा या अपराधी होगा उसको न्यायालय के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से कठोर दंड देने का कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। देखिए, पहले की सरकारों में मुख्तार अंसारी को इस तरह की सुविधाएं दी जाती थी जिसके नाते उनका जो है मनोबल काफी बढ़ा हुआ था। और जब वो पेशी पर आते थे तो लाखों हजारों समर्थक ढोल नगारे के साथ कोर्ट में आते थे। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप देखे होंगे उनके साथ भी अपराधियों वाला व्यवहार किया जाता है। हमारे लिए छोटा अपराधी हो, बड़ा अपराधी हो, अपराधी हमारे लिए अपराधी है। हमारा कार्य है कि कानून व्यवस्था बना रहे। इस नाते हम जितना आवश्यक और उचित होगा सुरक्षा व्यवस्था जरूर मुहैया कराएंगे। ठीक है ब्रिजेश भाटी जी, जिस तरह से मुख्तार की बात की जाए, जब पंजाब के रोपड़ जेल से उनको लाया गया तो हमने देखा भारी भरकम काफिला था और मुख्तार ने तब ये आशंका जताई थी कि उत्तर प्रदेश उनके लिए सेफ नहीं है। लेकिन इतने दिनों से वो बांदा जेल में है और आज जब एक बार फिर से बांदा से लखनऊ एक मामले में कोर्ट में पेशी करने के लिए लेकर आया जा रहा है, तो भी हमने देखा कि बेटे ने ट्वीट कर दिया, भाई ने कहा कि ये सही नहीं है। नीरू जी, जैसे पता लगा है कि इनकी तबीयत खराब है और इनको लखनऊ रेफर किया जा रहा है, इसमें तो कोई वो नहीं है कि इसको आदरणीय न्यायालय ने
अपने यहाँ तलब किया है। और रही बात है सुरक्षा की, तो सुरक्षा में पुलिस लगी हुई है और उनके परिवार को आशंका है तो परिवार के लोग तो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन न्यायालय पे पूरा भरोसा है सबको और न्यायालय के सारा केस चल रहा है, सारी चीज चल रही है, तो उनको लखनऊ लाया जा रहा है। ज्यादा इतनी बड़ी बात इस पे है नहीं। तो फिर इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं कि जान को खतरा है, कुछ भी हो सकता है, रात में लेकर आना था, सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं। बेटे ने तो इस बात को, अब्बास अंसारी ने इस चीज को लेकर ट्वीट भी किया है। ब्रजेश जी देखो, परिजनों को, सबके परिजनों को अपने परिवार के सदस्य की चिंता होती है, कहीं ना कहीं उनको कोई चीज लग रही होगी। जिस तरह से पहले भी उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई हैं, किस तरह से अपराधियों के साथ घटना हो जाती है, किस तरह से जब से दुबई वाला केस हुआ है, जब से लोगों के मन में शंका रहती है, ये है। लेकिन न्यायालय है, देश के न्यायालय पर सबको भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल, देश के न्यायालय पर सबको भरोसा रखना चाहिए। ये कानूनी प्रक्रिया है, अगर किसी केस में आपको जाना है तो आप वहां पर जाएंगे। चलिए, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और इस वक्त सीएम योगी, हम आपको बता दें, बीएमएस के छात्रों के साथ वर्चुअली संवाद कर रहे हैं। सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बोर्ड ऑफ आयुर्वेद के प्रेसिडेंट प्रोफेसर बीएस प्रसाद, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति प्रोफेसर येके सिंह जी, विश्वविद्यालय के उपस्थित भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के साथ अपने भविष्य को और देश को आरोग्यता प्रदान करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले संस्था के इस प्रथम व्यावसायिक सत्र के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सब के लिए अत्यंत आह्लादकारी क्षण है जब महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर आयुर्वेद का ये पहला कॉलेज प्रारंभ होकर के भारत की इस परंपरागत चिकित्सा पद्धति को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। वास्तव में पूरी दुनिया के अंदर आयुर्वेद के इस महत्व को कोरोना जैसी महामारी के दौरान आम जन ने स्वीकारा है। यद्यपि दुनिया के अंदर आधुनिक चिकित्सा पद्धति के आगे बढ़ने के साथ आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा पद्धतियों के लिए जो कुछ भी कार्य किया जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में हम लोगों ने जो प्रगति करनी चाहिए थी वह अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई। लेकिन दुनिया ने जब भी उसके सामने कोई संकट आया, उसने भारत की इस चिकित्सा पद्धति को बहुत ही अच्छे रूप से, बहुत पॉजिटिव रूप में उन्होंने उसे स्वीकारा है और उसका अंगीकार भी किया। लेकिन महामारी एक समय तक अपना प्रभाव दिखाती है, फिर धीरे धीरे करके वह समाप्त होती है, उसके उपचार के रास्ते भी निकलते हैं।
कोरोना जैसी महामारी के दौरान हमने इस बात को एक बार फिर देखा कि आयुर्वेद के प्रति न केवल देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक अलग ही रुझान देखने को मिला। इसके कुछ तो कारण रहे होंगे, और वैसे भी हमारी भारत की परंपरा तो इस बात को हमेशा से कहती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने अपना जो बोध वाक्य भी तैयार किया है, वह भी इसी भाव के साथ प्रस्तुत किया है। स्वस्ति पंथा मनुचरेम, यानी स्वास्थ्य के सभी रास्ते एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबका उद्देश्य एक ही है, आरोग्यता प्रदान करना। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति हो या समाज या राष्ट्र, वह तब तक समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि वह स्वयं आत्मविश्वास से भरपूर न हो। आयुर्वेद के प्रति हमारे मन में जो हीन भावना थी, उसने आयुर्वेद की प्रगति के मार्ग को एक प्रकार से बाधित सा कर दिया, और उसका दुष्परिणाम समाज को भुगतना पड़ा। वर्तमान और भावी पीढ़ी को भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज ये स्थिति हम सबके सामने है। देश के अंदर जिन राज्यों ने या जिन क्षेत्रों में इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों ने थोड़ा भी प्रयास किया, वह लोगों के विश्वास का, व्यापक विश्वास का प्रतीक ही नहीं बना, बल्कि उस क्षेत्र में लोगों को न केवल आरोग्यता प्रदान करने में बल्कि रोजगार प्रदान करने में भी वहां पर बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और इसके कारण अगर भारत के अंदर जब हम मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं, तो इसका श्रेय भी देश के कुछ राज्यों को जाता है, जिन्होंने ये मेडिकल टूरिज्म भारत के अंदर जब प्रारंभ हुआ तो एलोपैथ से नहीं, या आयुर्वेद से प्रारंभ हुआ। पंचकर्म और अन्य आयुर्वेदिक पद्धति से किए जाने वाले उपचार के माध्यम से ही एक दर्जा देश के जिन राज्यों ने अच्छा कार्य किया था वहां पर प्राप्त हुआ। इससे न केवल आयुर्वेद की महत्ता को यह प्रदर्शित करता था, आयुर्वेद के प्रति हमारी सच्ची सेवा को प्रदर्शित करता था, बल्कि इसने व्यापक पैमाने पे उन क्षेत्रों में रोजगार के सृजन में भी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और रोजगार के साथ साथ स्वाभाविक रूप से हम लोग जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें कुछ चीजें बहुत मायने रखती हैं कि हमारा एक्सपोर्ट क्या है, और यह भी निर्भर करता है कि हम लोग कितनी विदेशी मुद्रा को अपने यहां लेकर के आने में सफल हो रहे हैं। हम कहने के लिए तो हम दुनिया के सामने कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है, लेकिन हमारी इस युवा शक्ति के हाथों के लिए जो कार्य करने की अनेक संभावनाएं हैं, आखिर हम मेडिकल के क्षेत्र में इस दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं। और जब भी नेतृत्व मिला, क्या हमारे युवाओं ने उस दिशा में अच्छा प्रयास नहीं किया? कोरोना इसका बेहतरीन उदाहरण है।
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको देखना, आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में यूएस के बराबर, अमेरिका के बराबर दुनिया के अंदर किसी के पास नहीं होगा। यूरोप का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत से अच्छा है, लेकिन उस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोरोना महामारी के सामने भी एकदम पस्त होता हुआ दिखाई दिया, ये पूरी दुनिया ने देखा है। मैं केवल उदाहरण एक दूंगा आपके सामने। यद्यपि ये हम लोग कोड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम सबको सोचने के लिए मजबूर करता है कि कोरोना एक साथ पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया। भारत की आबादी है 135 करोड़। 135 करोड़ की आबादी में भारत जैसे देश ने अपने यहां भी काफी बड़ी मात्रा में लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया। लगभग 4.25 से 4.5 लाख तक की मौतें भारत के अंदर भी हुई। लेकिन भारत का 1/4 आबादी है अमेरिका की। कुल 33 करोड़ की आबादी है। हमारी 135 करोड़ भारत की आबादी है, अमेरिका की 33 करोड़ की आबादी है। और 33 करोड़ की आबादी में अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद अमेरिका में 7 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। अब कोरोना प्रबंधन किसका अच्छा है, भारत का या अमेरिका का? आखिर बीमारी में जो अपने लोगों की जान बचाने में सफल है, प्रबंधन उसका बेहतरीन होगा। और जो अपने लोगों की, अपने नागरिकों की, अपनी जनता की जान को बचाने में कहीं ना कहीं चूका है, उसका कोरोना प्रबंधन अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे यूरोप के अंदर के भी तमाम देशों के अंदर है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात आपके सामने करूं, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। देश के अंदर कोई भी राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी का आधा ही है। और अगर कोरोना प्रबंधन की बात करें, उत्तर प्रदेश ने इस पूरे कोरोना कालखंड के अंदर मार्च 2020 से मार्च 2022 तक 23,000 से थोड़ा अधिक 23,400 के आसपास लोगों को प्रदेश ने खोया है। उन सभी के प्रति जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन अगर आप देश के अंदर अन्य राज्यों की तुलना करें, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश की आबादी का आधा राज्य है, 12 करोड़ की आबादी है। महाराष्ट्र में संख्या 1 लाख से ज्यादा है। दिल्ली मात्र 2 करोड़ की आबादी का राज्य है। दिल्ली के अंदर ये मौत के आंकड़े 30,000 से ज्यादा हैं। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि हम लोगों ने जब केवल आधुनिक चिकित्सा पद्धति पर अति निर्भरता को ही अपना लक्ष्य मान लिया कि सब कुछ वहीं से होगा और अपने सारे हथियार डाल दिए, तो इसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ा। लेकिन भारत ने दुनिया के अंदर, उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर कोरोना प्रबंधन का जो एक बेहतरीन प्रस्तुतिकरण किया है, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य के विशेषज्ञों को इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए और इस क्षेत्र में उन संभावनाओं को तलाशने के लिए भी एक अवसर प्रदान करता है कि वास्तव में हमने क्या खोया है, क्या पाया है। और इसीलिए आज जब
बीएमएस के प्रथम वर्ष के छात्रों के इस संवाद के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ रहे हैं। इनका पहला व्यावसायिक सत्र प्रारंभ हो रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने ये 15 दिन का जो एक व्यावसायिक सत्र के कार्यक्रम को ट्रांजैक्शनल करिकुलम फॉर आयुर्वेद के रूप में निर्धारित किया है। यह एक प्रारंभिक जानकारी प्रदान करने और उन विशेषज्ञों को के माध्यम से उन्हें जानकारी प्रदान करने के लिए उन्हें इन नए छात्रों को अवसर प्रदान करने का एक अवसर प्रदान करेगा। और मैं इसके लिए आपसे कहूंगा कि सबसे पहले हमें आयुर्वेद की इस पद्धति पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि हम आयुर्वेद के साथ जुड़ करके भारत की इस परंपरागत चिकित्सा पद्धति के माध्यम से अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे, बीएएमएस के छात्रों को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। और अब देखते हैं आरोग्य रक्षक सम्मान। नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। आरोग्य रक्षक सम्मान में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप सर्राफ जी। डॉक्टर संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर संदीप जी, क्या मॉडर्न लाइफस्टाइल से डायबिटीज का खतरा बढ़ रहा है? मॉडर्न लाइफस्टाइल में जितनी ज्यादा हमारी भौतिक सुविधाएं बढ़ रही है, अगर थोड़ी सी दूरी में अगर कुछ काम के लिए जाना भी पड़े तो हम गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। अभी यंग बच्चों में जंक फूड का सेवन काफी ज्यादा करते हैं और जिसके लगातार लंबे समय तक सेवन से ओबेसिटी के अलावा के बाद डायबिटीज का भी खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर संदीप जी, डायबिटीज के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? प्यास लगना, बहुत ज्यादा बार बार यूरिनेशन, पेशाब जाना, वजन का कम होना, कई बार कई पेशेंट में अत्यधिक भूख लगना, तो ये मुख्यतः कई कारण है। डॉक्टर संदीप जी, डायबिटीज के शुरुआती लक्षण दिखते ही मरीज को क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले तो उन्हें सुबह खाली पेट की शुगर चेक करना चाहिए एंड उसके बाद सुबह नाश्ता करने के 2 घंटे पश्चात का एक शुगर चेक करना चाहिए। तो ये प्राइमरीली जांच करने के पश्चात आप अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर संदीप सर्राफ जी, आरोग्य रक्षक सम्मान में डायबिटीज से जुड़ी उपयोगी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।